हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है। ये उस पार्ट से क्वेश्चन है जहाँ पे अपन जो लास्ट में पढ़ाया जाता है ना आपको कि ग्राफ वगैरह बताए जाते हैं, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन और डिस्टेंस आर में ग्राफ बताए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर में ग्राफ बताए जाते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर में ग्राफ बनाए, तो उस पोर्शन से क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल है बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ इसमें। आइए क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द 1s ऑर्बिटल, ठीक है, 1s ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है, इन ए हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इज इनकरेक्ट। सबसे पहले तो इनकरेक्ट पर अंडरलाइन करना है, बच्चे ध्यान देना, इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। पूरी मेहनत करने के बाद भी बच्चे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो ये बोर्स रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नोट से रिप्रेजेंट कर रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इन जनरल हम बोर रेडियस को ए नोट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं पहला ऑप्शन अगर पढ़ूं ना तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज अ डिस्टेंस ए नोट फ्रॉम द न्यूक्लियस। भैया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इन एन माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी। और ये बोल रहा है ए नोट डिस्टेंस पे ये मैक्सिमम हो जाएगी। अगर आप इसका आराम से सुनना मेरी बात है ना, अगर आप ध्यान से आराम से नहीं सुनेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ए नोट डिस्टेंस आर मतलब ए नोट का मतलब समझ रहे हैं, मतलब एन बराबर 1 कर दिया इन्होंने। आराम से सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या n बराबर 1 पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कि हाइड्रोजन एटम के 1s में है क्या मैक्सिमम होती है? आपने अगर ध्यान से कुछ पढ़ा है ना तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा। मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा। ए नोट है मतलब n बराबर 1 पे, n बराबर 1 पे एनर्जी मैक्सिमम होती है क्या? अरे बोलो यार, नहीं होती। बताओ क्यों? अरे आप n बराबर 1 पे क्या पढ़ते हो? n बराबर 1 पे एनर्जी पढ़ते हो माइनस 13.6 EV। पढ़ते हो नहीं पढ़ते? n बराबर 2 पे फिर माइनस 3.4 EV। अरे पढ़ते हो नहीं पढ़ते? बोल तो दो, कुछ तो बोल दो। माइनस 3.4 EV, फिर ऐसे चलते 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 फिर n इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे पहुंचते हैं। तो फिर हम E किसको लिखते हैं? टेंड्स टू 0। तो मेरे को एक चीज बताना, माइनस 13.6 बढ़ा है माइनस 3.4? माइनस 3.4 बढ़ा है ना, तो क्या ए नोट पे टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम होगी? नहीं हुई। मैक्सिमम तो कहां जाके हो रही है? इनफाइनाइट पे जाके हो रही है। बात की गहराई को समझ पा रहे हो? माइनस साइन है उसके आगे, तो हमारा पहला ही आंसर गलत है, मतलब यही हमारा आंसर है। समझ में आया कुछ मैंने क्या बोला? ए नोट पे मैक्सिमम नहीं होगी, कहां पे जाके मैक्सिमम होगी? जब उसकी डिस्टेंस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही होगी। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। द 1s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। बिल्कुल एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा है ऐसा आराम से आप देख सकते हैं, ऐसा डॉट 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 करके ऐसे डायग्राम बना रखा है। तो बिल्कुल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। अच्छा, हमसे तो इनकरेक्ट पूछा था, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे आप बताते हैं ना स्फेरिकल, टीचर्स बना देते हैं ऐसे करके कि ये 1s का डायग्राम है, ठीक है, या s ऑर्बिटल की शेप है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एनसीईआरटी में बाउंड्री सरफेस डायग्राम के नाम से एक चीज है, तो आप है ना एक स्फेरिकल में पूरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी प्रेजेंट है। लेकिन हम ये बोल देते हैं कि भैया वो उसका जो शेप बन रहा होगा काइंड ऑफ कैसा बन रहा होगा? स्फेरिकल बन रहा होगा। नहीं तो हम उसको ऐसे बंद, सॉलिड डायग्राम नहीं बनता। सॉलिड अगर आपने स्फेयर बना दिया तो वो डायग्राम गलत है, क्योंकि उसकी बाउंड्री फिक्स ही नहीं होती। न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी इलेक्ट्रॉन मिलता है। हाँ मिलता कम है लेकिन मिलता तो है। तो ये आप अगर तरीके से पढ़ेंगे ना चीजों को तो आपको समझ में आएगी, नहीं तो फिर तो रटना तोते की तरह रटना है और कुछ नहीं है। चलिए इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। अच्छा सर, ये इसकी बात कर लेते हैं। इसी को बताने के लिए मैंने थोड़ा सा, इस वीडियो बड़ी बनने वाली है, आइए थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। पहला ऑप्शन हमारा गलत है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन हमको समझ में आ गया, इसको भी मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए अब मैं जो बात करने वाला हूँ ना उस पर आराम से फोकस करना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, देखना भाई। मे भी आपको पता नहीं कितना समझ में आता है कितना नहीं आता, आइए समझ लेते हैं, ठीक है।
अगर मेरी कोई क्वेश्चन की वीडियो बड़ी बन जाए ना, तो उसका मतलब ये समझ लेना कि मैंने उसमें कॉन्सेप्ट समझाया है एक बड़ा अच्छा खासा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, आपने वेव फंक्शन पढ़ा होगा साइन एन एल एम, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं? ये है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के दिमाग में जल्दी से नहीं जाता है, नहीं जाता बच्चों के दिमाग में। वो रट लेते हैं, कुछ चीजें उनको याद रह जाती है, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, और फिर वो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आता है जब उलझ जाते हैं। देखो कैसे, यहां पे हम लिख सकते हैं आर एन एल, ये फंक्शन होता है आर का। यहां पे हम लिख सकते हैं ए एल एम, ये फंक्शन होता है थीटा और फाई का। ठीक, ये तो वेव फंक्शन है। अरे मेरे भाइयों ध्यान से सुनो मेरी बात, है ना। ये जो आप डिनोट करते हो ना 1s ऑर्बिटल, 2s 2p, वो हमने मास्टर्स में ये इसके इनके है ना, मैं तो ये बस जस्ट आपको बता, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इतना आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन जो मैं फंक्शन लिखूंगा थोड़ी देर बाद, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो पढ़े हैं हमने मास्टर्स में, उनको सॉल्व करके भी देखा है। तो आप इन चीजों को बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए, इसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। मैं ऑप्शन सी को ही पढ़ा रहा हूं तुमको, लेकिन मेरे को पूरा पढ़ाना पड़ेगा, वो मैं ऊपर से नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट बोल सकते हैं हम इसको। कौन सा पार्ट बोल सकते हैं? एंगुलर पार्ट। ये इंडिपेंडेंट होता है एंगुलर पार्ट से, इसमें कोई फंक्शन नहीं है थीटा और फाई का, ये केवल आर पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। चलिए, तो ये तो हमारा साई एन एल एम होता है, ठीक है ना। अगर मैं 4 1s के लिए बात करूं ना, आराम से समझना भाई, 4 1s के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्या मैंने ये बिल्कुल सही लिखा है? नहीं, बिल्कुल गलत लिखा है। ये मल्टीप्लाई में होता है। ये किस में होता है? मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लाई में होता है। तो 4 अगर मैं 1s की बात करूं, तो 4 1s क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैं आर एन एल की बात करूं, आर एन एल फंक्शन आर, तो ये होता है हमारा 2z अपॉन, ये आपको याद नहीं रखना, लेकिन आप 1s का तो कम से कम ध्यान रख सकते हैं, मैं ऐसा भी बोलूँगा अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं आप तो, e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। अब ये जो मैंने सिग्मा जैसा कुछ बनाया ना, उसका मतलब होता है 2zr अपॉन एन ए नॉट। यहाँ पे जो z होता है ना बच्चा, वो होता है z आपका एटॉमिक नंबर। एक एक चीज बताऊंगा, r तो मैं बता ही चुका हूँ, r का जो नोटेशन है ना, वो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है, ठीक है ना। चलिए, n होता है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n होता है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आप पढ़ते हैं। और क्या बच गया? a नोट तो आपकी बोर रेडियस है ही, a नोट आपकी बोर रेडियस है ही। कितनी वैल्यू होती है इसकी? इसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम। बोर रेडियस n बराबर 1 पे जो रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम की, उसी को बोलते हैं बोर रेडियस। n बराबर 1 पे हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेडियस होती है डिस्टेंस न्यूक्लियस से, उसी को हम बोर रेडियस बोलते हैं। कितनी होती है वो? 0.529 एंगस्ट्रॉम। चलिए, और कुछ बचा नहीं है। चलिए, अगर मैं एंगुलर पार्ट की बात करूं, तो इसमें खास बात ये है कि ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता इसका एंगुलर पार्ट। देखना आप ध्यान से, इसका एंगुलर पार्ट क्या आता है? इसका एंगुलर पार्ट आता है 1/4 की पावर हाफ, ऐसा। अच्छा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साई एन एल एम मिल जाएगा। अब अगर आप ध्यान से समझना है ना, एक एक चीज समझा रहा हूं मैं, एक एक चीज समझा रहा हूं, आराम से समझोगे तो आएगी। क्या हमको ये रटना है? नहीं रटना, बोल तो रहा हूं नहीं रटना, लेकिन मैं आपको जो ग्राफ बताने जा रहा हूं ना, वो इसी से बनेगा। तो आपको अगर पता होगा कहां से बनेगा, तो वो ग्राफ याद रह जाएगा। समझना बात को, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो साइन एन एल एम हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मैं साइन स्क्वायर की बात करता हूँ, तो क्योंकि रेडियल प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिनोट करते हैं साइन स्क्वायर से। किससे डिनोट करते हैं? साइन स्क्वायर से। और ये किसके बराबर होगी? आर स्क्वायर, आर ए स्क्वायर थीटा और फाई। बिल्कुल, ये रेडियल पार्ट ऑफ क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, ये एंगुलर पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का है, ठीक है ना। अब आपसे है ना ये पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस।
तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना साई स्क्वायर वर्सेस आर का, ध्यान से देखना, अब टाइम आ चुका है इसके ग्राफ बनाने का, साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, थोड़ा और सही से जा सकता है बट नेचर ऐसा ही होता है। तो अगर आप देखेंगे ना तो न्यूक्लियस पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो मैक्सिमम है। अबे ये r बराबर 0 है ना, r बराबर 0 पे क्या होता है, ये न्यूक्लियस ही तो है। अबे ये न्यूक्लियस ही तो है। तो न्यूक्लियस पे आप देखें ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बता रहा है, तो ग्राफ का नेचर देखें कहां जा रहा है, मैक्सिमम हो रही है। तो हमारा ये भी सही है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से गलत है बट स्टेटमेंट कैसा है, ये ट्रू। स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। ये केवल इतना बताने के लिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है आपको, केवल इतना बताने के लिए। आपको अगर एक तरीके से बात में एक चीज अगर यहां पे समझा दूं ना, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात, तो कि जो आपका नोड होता है ना, नोड, अगर हम रेडियल नोड की बात करें, रेडियल नोड की बात करें तो रेडियल नोड के लिए क्या होता है कि r का जो फंक्शन होता है ना वो 0 हो जाए, और सिंस कि वो मल्टीप्लाई में थे तो ये भी हम 0 बोल सकते हैं। या हम सिंपल, अगर ये 0 हो गया तो साई NLM भी क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेव फंक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अबे मल्टीप्लाई में था ना बे, तो 0 हो जाएगा ना। ऐसे ही अगर हम रेडियल नोड पे ही r स्क्वायर r भी क्या हो जाएगा, r स्क्वायर r भी क्या हो जाता है, 0। साइन स्क्वायर r भी क्या हो जाता है, 0। टच कर जाएगा इसको, बिल्कुल टच कर जाएगा। एनसीईआरटी में 1s और 2s के ग्राफ दे रखे हैं, और मैं कह देता हूं आपको, अगर वो जिस दिन ग्राफ आएंगे ना जेईई मेंस में, वो एनसीईआरटी के ग्राफ मानेगा। उन्होंने हल्का सा टच करवा रखा है उसको नीचे, हाँ इसको यहाँ पे टच करवा रखा है, तो वही ग्राफ मानेगा सही। आप कितना ही कुछ भी अपना दिमाग लगा लीजिए, मानेगा वो वही सही, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू, मैंने आपको समझा दिया पूरा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद बोल रहा था इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस। अभी तो थोड़ी देर पहले बोला मैंने कि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट तक मिलता है अपन को, तो ऑब्वियसली 2a नोट पे तो मिल ही जाएगा ना। अरे यार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन, ये देखो ना यार, यहाँ पे देखो तो सही, r जब तक जाता रहा, r बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, फिर भी आपको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन जब ये इनफाइनाइट को टेंड्स करेगा तो फिर ये 0 की बात करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है, बट क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा आंसर गलत है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।